जय श्री राम। मैं रामचंद्र गोविंद भोपी दीपावली के इस पावन पर्व पर आपके सामने चंद्रमास में राहु केतु के धूम्र ऊर्जा पिंड का निर्णयन करना और तिथि दग्ध राशि और करण दग्ध राशि का निर्णयन कैसे करना, ये चक्र के माध्यम से लेकर उपस्थित हूँ। आप जानते ही होंगे कि राहु केतु को कोई पिंड नहीं होता, फिर भी मैंने इस चक्र को धूम्र ऊर्जा पिंड ऐसा नाम दिया। इसका कारण है कि राहु केतु अगर हम धूल से बने हुए माने या मानकर चले, फिर भी उसमें एक प्रचंड ऊर्जा है। इसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने इस चक्र का नाम धूम्र ऊर्जा पिंड रखा है। एक चंद्रमास में राहु के पिंड घटते बढ़ते रहते हैं, ऐसी मेरी वैयक्तिक धारणा है। अमावस्या जो प्रतिपदा तिथि शुरू होती है, वहीं से यह चक्र शुरू होता है। प्रतिपदा में से पूर्णिमा तक और फिर पूर्णिमा के उपरांत फिर कृष्ण प्रतिपदा से अमावस्या तक ये राहु और केतु का पिंड कम ज्यादा होते रहता है। राहु केतु के धूम्र पिंड ऊर्जा चक्र में मैंने तिथि दग्ध राशि और करण दग्ध राशि का निर्णय करने की एक नई पहल शुरू की है। आप जानते ही हैं कि चंद्रमास में शुक्ल पक्ष की 15 तिथियां और कृष्ण पक्ष की 15 तिथियां होती है, और प्रतिपदा से चतुर्दशी तक जो 14 तिथियां होती है, उसमें दो राशियां दग्ध होती है। प्रतिपदा से त्रयोदशी तक दो राशि दग्ध होती है, और चतुर्दशी को 4 राशियां दग्ध होती है। मैंने मेरे अध्ययन में जब हम पंचांग के 5 अंग देखते हैं, वहां ऋषियों ने वार, नक्षत्र, तिथि, करण और योग, ये 5 अंग दिए हैं। लेकिन ऋषियों ने तिथि के हर तिथि के 2 भाग करके उसको करण संज्ञा दी है। हर तिथि में होने वाली तिथि प्रभाव से होने वाली जो दग्ध राशियां होती है, उसका मैंने विभाजन किया और तिथि से होने वाली 2 दग्ध राशि को एक निम्न दग्ध और एक पूर्ण दग्ध नाम दिया है। जातक का जन्म जिस करण में होगा, उसमें निर्धारित
जो राशि आएगी वह पूर्ण दग्ध मानी जानी चाहिए। इसका तात्पर्य इतना ही है, और मैंने कई कुंडलियों पर इसका अध्ययन करते हुए करण से दग्ध होने वाली राशि का जो कारकत्व पर होने वाला प्रभाव है वो मैंने ज्यादा देखा। और ऐसा नहीं कि जो दूसरी राशि या जो दग्ध है उनका प्रभाव पूर्णता नहीं हुआ, उनका भी प्रभाव होते हुए दिखाई दिया है। लेकिन जिस करण पे होने वाली दग्ध राशि है उसका प्रभाव पूर्ण रीत्या होते हुए मैंने देखा। इस चक्र से हम राहु केतु की कितनी ऊर्जा है उस हिसाब से हमने अगर इलाज किया उस दग्ध राशि का, तो हमें किस तिथि में इलाज करना है ये प्रतीत होता है। ज्यादातर मैंने कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि पे इन दग्ध राशियों का इलाज करवाने के लिए सुझाव दिया। उन्हें, उन लोगों को, उन जातकों को इस उपाय से फायदा हुआ। इसका कारण यह है कि दोनों सप्तमी तिथियां राहु केतु का जो बल है वो 50-50 होता है। आप जानते होंगे हमारी परंपरा में रथ सप्तमी का एक पर्व मनाया जाता है। जिस सप्तमी तिथि को इतवार आए उसे हम रथ सप्तमी या भानु सप्तमी कहते हैं। इस तिथि पर किया हुआ व्रत ज्यादा फलदायी होता है। आप जानते ही होंगे कि प्रतिपदा से त्रयोदशी तक हर तिथि को 2 राशियां दग्ध होती है और चतुर्दशी को 4 राशियां दग्ध होती है। इसी में और इन्हीं तिथियों के कारण होने वाली राशियों को हम तिथि दग्ध राशि का संबोधन करते हैं। मेरी विचार से इन्हें तिथि दग्ध राशि न कहते हुए करण दग्ध राशि कहना ज्यादा अच्छा होगा। इन करण में 7 चर करण होते हैं और 4 स्थिर करण होते हैं। उसमें से जो विष्टिकरण नाम का चर करण है उसे, उस करण के ऊपर जन्मे हुए बालक की शांति करने का हमारे शास्त्र में विधान है। साथ ही में जो स्थिर करण है उसमें से किंस्तुग्न, नाग, चतुष्पाद और शकुनी, इन स्थिर करणों को भी थोड़ा अशुभ माना है।
करण दग्ध राशि का दोष या तिथि दग्ध राशि का दोष निवारण अगर करना हो, या जैसे विष्टिकरण की शांति, शकुनी, चतुष्पाद, नाग और किस्तुग्न, इन करण का जो कुप्रभाव है उनसे छुटकारा पाने के लिए या उसका कम प्रभाव कम करने के लिए हम 64 योगिनियों में से जो जातक का जन्म जिस योगिनी के प्रभाव में हुआ, वो इस योगिनी तारपा चक्र के माध्यम से आप जान सकते हैं और उसी योगिनी का मंत्र पठन मात्र से कई लोगों को इसका लाभ हुआ है। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप इस योगिनी चक्र को अध्ययन में लेकर अगर हम इलाज सुझाव करें तो कम खर्चे में और स्वयं करने जैसा इलाज होने के कारण समय की भी बर्बादी नहीं होगी और उचित प्रभाव भी सामने दिखाई देगा।